जय हिंद बच्चों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिनका उपयोग डिफरेंट टाइप की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें ये क्वेश्चंस अधिकतर पूछे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, ये हमारा 9वां पार्ट है। 8 हमारे जो है 8 पार्ट इसके बन चुके हैं। तो आप में से जिसको भी स्टडी करना है, आप पुराने 8 जो पार्ट हैं क्लियर, उनको आप देख सकते हो। तो जय हिंद, शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है एक एनिमल का, क्लियर। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें, क्लियर। अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ इंजेस्टा कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमच आर। इंजेस्टा के मार्ग के अनुसार जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में खंड हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, क्लियर। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप बताने की कोशिश करो कि कौन सा सीक्वेंस सही है। इंजेस्टा, क्लियर। इंजेस्टा का कौन सा सीक्वेंस आपको करेक्ट लग रहा है, क्लियर। फर्स्ट है रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, र्यूमेन। सेकंड एबोमेजम, र्यूमेन, रेटिकुलम, र्यूमेन, रेटिकुलम और ओमेजम। नेक्स्ट है ओमेजम, एबोमेजम, र्यूमेन और रेटिकुलम। फोर्थ है र्यूमेन, रेटिकुलम। चलो अब हम लोग चेक करते हैं भैया कौन सा आंसर करेक्ट है, क्लियर। तो इंजेस्टा के मार्ग के अनुसार जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय के खंड हैं, क्लियर। जो पशु की आहार नाल होती है जिसको इंजेस्टा कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा जो आमाशय, देखो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, आमाशय के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के क्या होते हैं, पशु होते हैं या जीव होते हैं। तो आमाशय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 प्रकार के जो जीव होते हैं, एक क्या होते हैं, एक होते हैं मोनोगैस्ट्रिक और एक होते हैं पॉलीगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें कि केवल आमाशय जो होता है स्टमक, वो केवल एक ही खंड का बना होता है, उसको कहा जाता है मोनोगैस्ट्रिक, क्लियर। तो मोनोगैस्ट्रिक में जैसे मनुष्य आता है, क्लियर, सूअर भी मोनोगैस्ट्रिक होता है, क्लियर। तो जिनमें आमाशय का केवल एक ही खंड होता है, मतलब ये जो एनिमल हैं ये क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते। मीन्स ये जीव क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते, मोनोगैस्ट्रिक होते हैं, आमाशय का केवल एक ही खंड होता है। और पॉलीगैस्ट्रिक जो होता है, पॉलीगैस्ट्रिक में क्या होता है कि जो उसकी आहार नाल होती है उसमें जो आमाशय होता है, आमाशय 4 खंडों में बटा होता है, क्लियर, उसको कहा जाता है पॉलीगैस्ट्रिक। तो यहाँ पर जितने भी जुगाली करने वाले जो पशु हैं, रूमिनेंट एनिमल्स हैं, क्लियर, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ, क्लियर, ये सब के सब क्या है, ये है पॉलीगैस्ट्रिक। तो यहाँ पर इसका जो सही क्रम है, क्लियर, जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर अगर आप इंजेस्टा के अकॉर्डिंग अगर उसके आमाशय के क्रमबद्ध अगर खंड देखोगे तो उसके क्रमबद्ध खंड आपको मिलेंगे। ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर है, फर्स्ट र्यूमेन, फिर रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, क्लियर। अगर आपको इसको याद करना है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, रोआ करके याद कर सकते हो। क्या करके, रोआ, RROA, रोआ, आया ना समझ में। इस टाइप से इस क्रम को आप क्या करो, याद रखो, रोआ, क्लियर, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, क्लियर। तो आप इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो, क्लियर। अब ये चारों जो आंसर है, चारों आंसर में जो आमाशय के भाग हैं, क्लियर, पॉलीगैस्ट्रिक, जो जुगाली करने वाले पॉलीगैस्ट्रिक जो जीव हैं, उनमें अगर देखो तो आमाशय की ये जो चारों भाग हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, क्लियर, ये 4 क्या होते हैं, 4 खंड होते हैं। अब यहाँ पर एक एक के बारे में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है र्यूमेन। कौन सा भाग होता है सबसे पहले, वो होता है र्यूमेन। अब र्यूमेन के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो र्यूमेन जो होता है ये जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय का पहला खंड होता है, क्लियर। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ देवेंद्र पवार जी, सी नहीं है, क्लियर,
कौन सा आंसर है? आंसर है यहाँ पर डी, मैंने लगा दिया है टिक, ये मैं 3-4 बार और लगा देता हूँ। क्लियर? कौन सा आंसर है? डी वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर? ध्यान रखना। हाँ हाँ, तो पहले हम करते हैं र्यूमेन के बारे में बात। क्लियर? तो र्यूमेन जो होता है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, उनकी लार में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आया ना समझ में? किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। जो जुगाली करने वाले पशु है उनमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। लेकिन जो बिना जुगाली करने वाले जो प्राणी है, क्लियर, जैसे मनुष्य है, मुर्गी है, तो इनकी लार में आप देख सकते हो, इनकी लार में स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। तो टाइलिन का ध्यान रखना। अच्छा कभी कभी यही पूछ लेता है कि भैया लार का जो होता है, मुंह में जो लार स्त्रावित होती है, इस लार का कार्य क्या होता है? तो लार का अगर साइंटिफिक कार्य देखो तो लार का मुख्य कार्य होता है स्टार्च का पाचन करना। आया ना समझ में? स्टार्च को पचाने में जो लार है वो मदद करती है। क्लियर? लेकिन जुगाली करने वाले पशुओं की लार में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। जो बिना जुगाली करने वाले प्राणी हैं उनकी लार के अंदर स्टार्च को पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम होता है। इस चीज़ को आप कंफर्म रखना। तो यहाँ पर र्यूमेन जो होता है, र्यूमेन, तो यहाँ पर अगर मान लो जुगाली करने वाले पशु है, इनमें अगर लार निकल रही है, क्लियर, तो ये लार क्या कार्य करेगी? तो ये लार कार्य करेगी, भोजन को चिकना करेगी और र्यूमेन में ले जाने का कार्य करेगी। क्लियर? भोजन को चिकना करके क्या करेगी? र्यूमेन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि भैया जो गाय भैंस है इनमें पर डे लगभग 60 लीटर लार स्त्रावित होती है। लार, मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। क्लियर? इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से पर डे लगभग 60 लीटर लार स्त्रावित होती है। क्लियर? इसके अलावा अगर आप सूखा चारा खिलाओगे तो लार का जो स्त्रावण है वो बढ़ जाएगा। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं र्यूमेन। तो र्यूमेन को सबसे पहला आमाशय, क्लियर, आमाशय के 4 खंड होते हैं यहाँ पर। क्लियर? जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय के 4 खंड होते हैं, जिसको मैंने बोला कि रुआ के नाम से आप याद कर सकते हो, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अब यहाँ पर र्यूमेन के बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं। तो र्यूमेन जो होता है, जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, उस जो नवजात बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा मीन्स न्यू कॉफ जो होता है गाय और भैंस का, इनमें अगर आप देखोगे तो र्यूमेन बिल्कुल भी विकसित नहीं होता है। क्लियर? जब बछड़ा पैदा होता है, जन्म के समय नवजात बछड़े में आपको र्यूमेन अविकसित मिलता है। मतलब जो आहार नाल, स्टमक का जो आगे वाला भाग है वो केवल एक पाइप जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये फूलता हुआ क्या बना लेता है? र्यूमेन बना लेता है। तो पहली चीज यही आप ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, र्यूमेन का विकास, फर्स्ट र्यूमेन के बारे में ध्यान रखना। र्यूमेन का विकास, क्लियर, शुरू, ये कब शुरू होता है? तो ये चीज ध्यान रखना भैया, र्यूमेन का जो विकास होता है वो 15 से 20 दिन की उम्र से शुरू होता है। जब बछड़ा 15 से 20 दिन का हो जाता है, मतलब 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद नवजात बछड़े में आप देखोगे र्यूमेन का विकास शुरू होगा। क्लियर? दूसरा चीज ये ध्यान रखना कि र्यूमेन पूर्ण विकसित कब हो जाता है? तो पूर्ण विकसित ये हो जाता है, पूर्ण विकसित जो होता है ये लगभग 4 माह की उम्र पर पूर्ण रूप से लगभग विकसित हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। र्यूमेन का विकास शुरू होता है 2 सप्ताह बाद। 2 सप्ताह मतलब 7 दूनी 14 दिन। क्लियर? अगर आंसर 2 सप्ताह बाद आए तो भी करेक्ट है, 15 से 20 दिन की उम्र से अगर आए तो भी आपका आंसर करेक्ट होता है। दूसरा ये ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से जो र्यूमेन है वो कब विकसित होता है? तो पूर्ण रूप से जो र्यूमेन विकसित होता है उसको विकसित होने में लगभग 4 महीने का समय लगता है। 4 महीने में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मतलब जब नवजात बछड़े की उम्र 4 महीने कंप्लीट हो जाती है, तब तक ये र्यूमेन का विकास लगभग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि र्यूमेन जो होता है इसकी कैपेसिटी, अमाशय के बाकी के जो दूसरे भाग हैं, दूसरे भाग मतलब रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम,
इनकी अपेक्षा र्यूमेन की भोजन संग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो र्यूमेन की संग्रहण क्षमता जो होती है वो आप ध्यान रखना भैया, इसकी संग्रहण क्षमता सबसे अधिक है। तो संग्रहण क्षमता भी कभी कभी पूछ लेता है। तो र्यूमेन की संग्रहण क्षमता 200 से लगा के 225 केजी तक होती है। कितनी होती है? 200 से लगा के 225 किलोग्राम आहार को ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये होती है इसकी कैपेसिटी। और यही कारण है कि र्यूमेन को क्या कहा जाता है? तो र्यूमेन को संग्रहण घर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संग्रहण घर। ये चीज भी ध्यान रखना है, जिसको आप बोल सकते हो स्टोर रूम। तो पशु जो भी खाएगा वो सब का सब जो है वो कहां पर स्टोर होगा? तो वो आके र्यूमेन में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर देखो तो र्यूमेन के अंदर जो द्रव होता है, क्लियर, एक लिक्विड होता है। क्लियर? तो इसमें र्यूमेन में लगभग 50 से लगा के 100 लीटर जो होता है वो क्या होता है? द्रव भरा होता है। क्लियर? क्या होता है? द्रव भरा होता है। और इस द्रव के अंदर, क्लियर, ये जो द्रव है, इस द्रव के अंदर आपको क्या मिलते हैं? तो इसके अंदर मिलते हैं बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। क्लियर? ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या करते हैं भैया? इनका पाचन होता है। और इनका पाचन बाद में जब आप चतुर्थ आमाशय में जाएगा भोजन, तो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी साथ में जाएंगे भोजन के, और वहां जाकर ये बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ है इनका प्रोटीन का पाचन होता है। ये क्या के बने होते हैं? प्रोटीन के। तो वहां जाने के बाद इस प्रोटीन का पाचन होता है। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो इसमें अगर मैं यहां पर अगर आपको बोलूं कि र्यूमेन के अंदर जो 50 से 100 लीटर जो द्रव है, इस द्रव के अंदर आपको 10 की घात 11, क्लियर, संख्या में बता रहा हूं, नंबर में 10 की घात 11, ये संख्या किसकी मिलेगी? तो ये मिलेगी जीवाणु की। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। क्लियर? जीवाणु आपको इतने मिलेंगे। दूसरा, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 10 की घात 6 ये क्या मिलेंगे आपको? प्रोटोजोआ मिलेंगे। आया ना समझ में? ये इस 50 से 100 लीटर द्रव के अंदर आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये र्यूमेन की बात हुई। र्यूमेन को क्या क्या मैंने पॉइंट बताया? र्यूमेन का विकास 15 से 20 दिन की उम्र से शुरू होता है। क्लियर? कभी कभी वो ये बोल देता है कि 1 माह की उम्र से 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की, तो फिर आपका 1 माह की उम्र सही है। क्लियर? अगर 2 सप्ताह बाद बोले तो भी सही है, 15 से 20 दिन की उम्र से बोले तो भी करेक्ट आंसर होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि भैया इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। ये जितने 4 भाग हैं, इन चारों भाग में सबसे ज्यादा हाई भोजन संग्रहित करने की क्षमता होती है। इसीलिए र्यूमेन को क्या कहा जाता है? तो र्यूमेन को संग्रह घर कहा जाता है। आया ना समझ में? स्टोरेज हाउस या स्टोरेज रूम, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर अगर आप देखो तो र्यूमेन के अंदर 50 से 100 लीटर द्रव होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इनका उपयोग क्या है? तो ये बाद में भोजन में मिलकर जाते हैं और इनके पाचन से पशु को प्रोटीन मिलती है। र्यूमेन आप अगर देखो तो हाँ, र्यूमेन का टेम्परेचर, या राम पाटीदार जी ने बोला वो र्यूमेन का टेम्परेचर, तो र्यूमेन का टेम्परेचर 39 डिग्री सी के लगभग होता है। 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है? इसका टेम्परेचर होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अच्छा, ये जो र्यूमेन होता है ये जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का सबसे पहला भाग होता है, और टोटल जो स्टमक या आमाशय होता है, क्लियर, पॉलीगैस्ट्रिक जो जीव है उनमें जो आमाशय होता है वो टोटल जो आमाशय है उसका 80% भाग, मतलब 80% जो भाग होता है वो अकेला आमाशय होता है। मतलब इन चारों के अंदर अगर देखो तो इन चारों में से अगर 80% अगर आमाशय का हिस्सा है तो वो कौन सा है? वो र्यूमेन होता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर जितनी भी आपको चीजें बताई है सब की सब क्या है? आपको क्वेश्चन पूछा है। और एक बात और ध्यान रखना, र्यूमेन की जो अंदर की जो दीवार होती है, क्लियर, वो कैसी होती है? तो टर्किश तौलिया। टर्किश तौलिया मतलब जो रोएदार रुमाल होता है,
क्लियर, तौलिया होता है, उसमें जो रोए निकले होते हैं। इसी प्रकार अगर देखो तो र्यूमेन की आंतरिक जो सतह होती है उसमें ऐसे रोए निकले होते हैं, आया ना समझ में। तो टर्किश तौलिए के समान जो अंतर की क्या होती है, उसकी सतह होती है। तो ये र्यूमेन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपने यहाँ पर देखी। तो इसमें से हर एक जो पॉइंट मैंने बताया सब क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछा हुआ है। दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग कौन सा होता है, तो सेकंड पार्ट आपने देखा है रेटिकुलम। क्लियर, सेकंड पार्ट क्या होता है, जो पॉलीगैस्ट्रिक जीव होते हैं उनमें दूसरा भाग होता है वो है रेटिकुलम। क्लियर, अब रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। तो रेटिकुलम के बारे में खास खास चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो आप किसी पशु को अगर सामने से देखोगे, क्लियर, हाँ वासुरी जी ने बोला है, बोले कि भैया जो देखो जुगाली की क्रिया भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है जुगाली की क्रिया। क्लियर, जो जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या करते हैं, ये पहले फटाफट खाते हैं और खा कर क्या करते हैं, ये अपना पेट भर लेते हैं। र्यूमेन जब इनका फूल भर जाता है फिर ये आराम से बैठ के क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। आया ना समझ में। अब जो क्या करते हैं, तो इनमें अगर आप देखोगे तो 100 ग्राम का गोला, जब इनका पेट भर गया, पेट भरने के बाद आराम से बैठ गए, फिर इनका जो वापिस ये र्यूमेन से क्या करते हैं, एक एक गोले को वापिस निकालते हैं। क्लियर, उस गोले का वेट लगभग होता है 100 ग्राम। क्लियर, वो 100 ग्राम के गोले को र्यूमेन से निकालते हैं। गोले को र्यूमेन से वापिस आने में लगभग 3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड, 3 सेकंड का। उसके बाद फिर पशु क्या करता है, उस गोले को चबाता है आराम से और लगभग 50 सेकंड तक क्या करता है, वो चबाता है। तो 30 सेकंड तो उसने क्या किया, 3 सेकंड गोले को आने में लगा, 50 सेकंड क्या किया, इसने चबाया, फिर 1.5 सेकंड में ये क्या करता है, लगभग वापिस इस गोले को निकल जाता है। तो अभी आपका 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है। कितना हुआ है, लगभग 54 सेकंड हुए हैं। क्लियर, और निकलने के जस्ट बाद दूसरा 100 ग्राम का गोला फिर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बोलो कि पर मिनट जुगाली में जो पशु गोले उपयोग करता है वो कितने होते हैं, तो पर मिनट अगर देखो तो जुगाली में उपयोग गोलों की संख्या 1 से 2 होती है। आया ना समझ में, इस चीज को आप ध्यान रखना। रेटिकुलम, तो हम रेटिकुलम की बात करते हैं। रेटिकुलम जो होता है ये दूसरा भाग होता है, लेकिन अगर आप एनिमल पशु के सिर के सामने अगर खड़े हो जाओगे तो आपको सबसे आगे कौन सा दिखेगा, तो सबसे आगे दिखेगा, कौन सा दिखेगा, वो दिखेगा रेटिकुलम। क्लियर, और ये बिल्कुल जो हृदय होता है उसकी दाईं ओर क्या होता है, स्थित होता है। आगे से देखने पर सबसे आगे दिखने वाला, अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, वैसे तो आप पढ़ रहे हो कि भैया जो पशु आहार में जो आमाशय का पहला भाग होता है सॉरी, पशु आहार नाल में आमाशय का जो पहला भाग होता है वो र्यूमेन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पशु को सामने से देखने पर आमाशय का कौन सा हिस्सा सबसे आगे दिखेगा, तो वो दिखेगा आपको रेटिकुलम। आया ना समझ में, इस चीज को आप ध्यान रखना। रेटिकुलम जो होता है ये आमाशय आपका, इसको जैसे आप देखोगे तो ये कैसा होता है, ये गोलाकार होता है। क्लियर, गोलाकार होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसकी जो कैपेसिटी होती है टोटल आमाशय का लगभग 5% जो होता है, ये इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। मतलब इतना भोजन ही इसके अंदर क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। फिर इसको अगर देखो तो इसमें क्या होता है, जाली जैसी रचना होती है, और जाली जैसी रचना होने के कारण आप इसको छत्ता आमाशय भी कहते हो, छत्ता आमाशय। क्लियर, या फिर कहीं कहीं पर इसको क्या लिखा होगा, जाली का आमाशय। क्या लिखा होगा, जाली का आमाशय। इस चीज को भी ध्यान रखना। क्लियर, मतलब इनमें छन्नी जैसी रचना होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जो भोजन जुगाली करने के बाद आया है, क्लियर, स्टार्टिंग में नहीं, जुगाली जो की पशु ने और जुगाली करने के बाद जो भोजन वापिस पशु ने निकला है, अंदर निकला है, उसके बाद अब जुगाली करने के बाद वो भोजन वापिस र्यूमेन में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा आपका रेटिकुलम में। और रेटिकुलम में जाने के बाद जो जालिका होती है, इस जालिका से ये भोजन क्या होता है, छनता है, फिल्टर होता है, ताकि जैसे पशु खाते समय कुछ मान लो कील के टुकड़े
या फिर कोई मिट्टी के बड़े कंकड़ पत्थर अगर खा लिए, क्लियर, कांच के टुकड़े, तो इस टाइप से जो टुकड़े होते हैं हार्ड, वो क्या करते हैं, इस मधुमक्खी का जो छत्ता आमाशय जिसको हम रेटिकुलम बोलते हैं, हनी कॉम्ब बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, छन जाते हैं, और छन कर क्या होगा, वो बाहर निकल जाते हैं, और बाकी जो पदार्थ है, क्लियर, जो लई जैसा पदार्थ है वो क्या होता है, वो पीछे के हिस्से में चले जाता है, क्लियर। तो इसका काम होता है भोजन को छानना, आया ना समझ में, क्या होता है इसका मुख्य कार्य, भोजन को छानना होता है। इसीलिए इसको जाली का आमाशय भी कहा जाता है, छलनी आमाशय भी कहा जाता है, मीन्स सीव आमाशय, स्टमक, या छत्ता आमाशय या हनी कॉम्ब आमाशय के नाम से भी इसको जानते हैं, क्लियर। और इसकी कैपेसिटी होती है 5% टोटल आमाशय की। फिर नेक्स्ट आमाशय जो आता है वो आता है, इसका ज्यादा वर्क नहीं है। फिर नेक्स्ट जो तीसरा आमाशय आता है, वो तीसरा कौन सा आपका, तो वो है ओमेजम। अब हम ओमेजम के बारे में देखते हैं। ओमेजम, क्लियर, ओमेजम जो होता है ये तीसरा खंड है, क्लियर, कौन सा खंड है, तीसरा खंड है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी टोटल जो स्टमक होता है उसकी लगभग 7% इसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है भोजन संग्रह करने की, क्लियर। दूसरी चीज अगर देखो तो ये जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो रेटिकुलम से जो लई जैसा पदार्थ आया, लसलसा पदार्थ जो आया है किसमें, ओमेजम में, यहाँ पर क्या होता है कि भोजन में से जो लई जैसा पदार्थ पीछे गया है ओमेजम में, उसमें से लगभग 50% जो नमी है वो सोख ली जाती है। क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को, और भोजन को थोड़ा क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको आप नमी अवशोषक, नमी अवशोषक आमाशय भी आप इसको क्या कह सकते हो, नमी अवशोषक आमाशय भी आप इसको कह सकते हो, आया ना समझ में। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर। और इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना आपको मिलेगी पत्ता गोभी के समान। कैसे मिलेगी, पत्ता गोभी के समान, ये बिल्कुल पत्ता गोभी के समान दिखता है। अब इसको अगर काटोगे तो आपको एक के ऊपर, जैसे पत्ता गोभी को काटते हैं तो कैसे एक के ऊपर एक पत्ते जमे हुए मिलते हैं, तो इसी प्रकार आप अगर देखोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बुक आमाशय भी बोलते हैं। कौन सा आमाशय, बुक, बुक, बुक स्टमक भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें भी आपको क्या, जैसे कॉपी में अगर देखते हो एक के ऊपर एक पेज होते हैं, जैसे पत्ता गोभी को काटने पर एक के ऊपर एक पत्ते होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको बुक जैसी ये रचना दिखती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बुक स्टमक के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। इसका मुख्य काम होता है भोजन में से नमी को अवशोषित करना, लगभग 50% नमी को ये अवशोषित करता है, क्लियर। इसके बाद जो फोर्थ आमाशय होता है कौन सा आमाशय, चौथा आमाशय। तो चौथा आमाशय जो आपका आता है वो है एबोमेजम, क्लियर। अब एबोमेजम के बारे में ध्यान रखना भैया, ये वाला जो आमाशय होता है इसी को कहा जाता है वास्तविक आमाशय, ट्रूथ आमाशय, सत्य आमाशय या सत्य पेट भी कहा जाता है, क्लियर। तो ये जो आमाशय है इसको सत्य पेट या वास्तविक आमाशय, क्लियर, इसको आप वास्तविक आमाशय भी कहते हो। क्यों कहते हो, क्यों, क्योंकि आमाशय का जो मेन कार्य होता है वो होता है भोजन का पाचन करना, क्लियर। तो अभी तक आपने जो 3 भाग पढ़े हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, यहाँ पर पाचन नहीं हो रहा था, क्लियर। जो भोजन का पाचन होगा वास्तव में वो किस में होगा, तो वो होगा एबोमेजम में, क्लियर। तो इसीलिए इसको सत्य पेट या वास्तविक आमाशय कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर। हाँ, ये वासुरे जी ने बोला है, सही मायने में देखा है चतुर्थ आमाशय में भोजन का पाचन होता है, इसलिए इसको सत्य आमाशय कहते हैं। वास्तव में मैंने आपको बोला ना कि भैया इसी में क्या होता है, भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इसीलिए इसको सत्य पेट या वास्तविक आमाशय कहते हैं, क्लियर। ये चीज को ध्यान रखना। ये जो आमाशय होता है, नवजात बछड़ा जो नेवल कॉफ होता है, मतलब नया जन्म लेने वाला जो बछड़ा होता है, जिसको हम नवजात बछड़ा कहते हैं, तो जन्म के समय अगर आप देखो तो ये जो चारों आमाशय आपने पढ़े हैं, इन चारों आमाशय में सबसे विकसित यही होता है,
आया ना समझ में। ये तो बाद में विकसित होते हैं तीनों, लेकिन मुख्य रूप से जन्म के समय जब बछड़ा जन्म लेता है तो उस समय बछड़े में वास्तव सबसे बड़ा आमाशय अगर पूर्ण रूप से विकसित अगर देखो तो वो कौन सा होता है, वो होता है एबोमेसम। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको बोल दे कि जुगाली करने वाले पशु में सबसे बड़ा आमाशय कौन सा होता है, तो जुगाली करने वाले पशु में सबसे बड़ा आमाशय जो होता है वो है र्यूमेन। लेकिन ये वयस्क पशु की बात हो रही है। जब बछड़ा नवजात हो, दूध पीने वाला बछड़ा हो, मतलब लगभग आपको पता है ये 15 से 20 दिन की उम्र से छोटा, ये 1 महीने से कम उम्र का छोटा जो बछड़ा होता है जिसको हम नवजात काफ बोलते हैं, इस नवजात बछड़े में अगर आप देखोगे तो आपको जो मिलेगा वो एबोमेसम सबसे विकसित आमाशय मिलेगा, पूर्ण विकसित। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि दूध पीने वाले बछड़े या नवजात बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है, तो वो होता है एबोमेसम। एबोमेसम को ही सत्य आमाशय कहते हैं। क्यों? क्योंकि एबोमेसम में ही मुख्य रूप से भोजन का जो पाचन है वो होता है। एबोमेसम में ही प्रोटीन को पाचन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, ये आपको एबोमेसम में ही मिलते हैं, और प्रोटीन का पाचन जो होगा वो एबोमेसम में ही होता है। इसलिए इसको सत्य पेट या वास्तविक आमाशय या ट्रूथ स्टमक भी कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये तो एबोमेसम का कार्य आपने देख लिया, उसके बारे में देख लिया। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो टोटल जो स्टमक होता है उसकी लगभग 7% इसकी क्षमता या कैपेसिटी होती है। क्लियर? जो टोटल आपका स्टमक है, चारों स्टमक, उनमें से लगभग 7% कैपेसिटी इसकी होती है। क्लियर? दूसरा अगर देखो तो जो एबोमेसम होता है, एबोमेसम का पीएच ध्यान रखना। इसका पीएच, ये प्रबल अम्लीय इसका पीएच होता है, इसका पीएच होता है 2। कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जितने भी आगे आपने देखे कि प्रोटोजोआ और जो जीवाणु होते हैं वो जैसे ही इस आमाशय में आते हैं उनका पाचन शुरू हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में जो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, ये जीवित नहीं रह पाएंगे, और इनका पाचन करने के बाद पेप्सिन और रेनिन एंजाइम क्या करता है? इनका पाचन करता है और इससे प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसिड्स बनाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 2 होता है। एबोमेसम में अगर आप देखो तो 0.5% HCl एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कितना होता है? लगभग 0.5% HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको यहाँ एबोमेसम में मिलता है। क्लियर? तो ये थी एबोमेसम के बारे में जो फैक्ट चीजें जो पूछी जाती है उनको आपको ध्यान रखना। तो मैंने आपको यहाँ पर चारों आमाशय के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बताने की कोशिश की है जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप ध्यान रखना भैया, ये चीजें आपको अधिकतर पूछी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते। हर साल एग्जाम में इस आमाशय वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? हर साल जो है जैसे पीएटी, सीपीएटी, इन एग्जामों में क्या है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछता ही है। और सबसे ज़्यादा तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो र्यूमेन है उसकी कैपेसिटी पूछी जाती है 200 से 225 किलोग्राम। उसको संग्रहण घर बोलते हैं। सबसे पहला भाग होता है, फिर सबसे विकसित भाग है। क्लियर? लेकिन दूध पीने वाले बछड़े में अगर बोल दे तो वहां पर आपका एबोमेसम पूर्ण विकसित आमाशय होगा। र्यूमेन का विकास तो 15 से 20 दिन बाद शुरू होता है और लगभग 4 महीने की उम्र में र्यूमेन कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर? चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रोटीन की इकाई है। तो मैंने पिछले जो क्वेश्चंस, पिछले जो पार्ट थे उन पार्ट में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और इनके बारे में बताया था। हो सका आपने अगर देखा हो पुराने मेरे जो पुराने लेक्चर्स अगर देखे हो तो आपको बिल्कुल कंफर्म आप आंसर बता सकते हो। तो बताने की कोशिश करो भैया। क्लियर? हाँ, महादेव वर्मा जी ने डी बताया, जितेंद्र वासुदेव जी डी, निहाल वर्मा जी डी। चलो ठीक, अब हम आंसर बताते हैं। क्लियर? तो प्रोटीन की पिछले लेक्चर्स में पहले मैंने क्वेश्चंस आपको जब पूछे थे तो वहाँ पर मैंने काफ़ी
डिस्क्राइब करके बताया था कि इनकी जो यूनिट्स होती है उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया था। क्लियर? अगर पुराने लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि सर इसका यूनिट क्या होगा। क्लियर? तो आंसर प्रोटीन की इकाई क्या है। क्लियर? तो प्रोटीन की इकाई बताने से पहले मैं आपको एक एक का बताता हूं कि कौन किसकी यूनिट है। तो ये जो चारों यूनिट लिखी है इन चारों के बारे में आपको मैं बताता हूं। पहला जो है ग्लूकोज। क्लियर? तो ग्लूकोज जो होती है ये है कार्बोहाइड्रेट की इकाई। किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। मैं अभी आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। क्लियर? हाँ, महादेव वर्मा जी बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स शर्कराएं। क्लियर? हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको शर्कराएं कहते हैं। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट आप सभी को पता है भैया, भोजन, हमारा जो भोजन है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्लियर? दूसरा जो है यहाँ पर लिखा है फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल। क्लियर? तो वसीय अम्ल ये है वसा की इकाई। क्लियर? कहीं कहीं पर ये जो वसा है इसके लिए लिपिड्स वर्ड भी यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है? लिपिड्स। आया ना समझ में? तो आप लोग ध्यान रखना भैया, लिपिड्स भी अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, सार्थक शर्मा जी बोला इट इज नेसेसरी फॉर बॉडी एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही, सही बताया आपने। मेड ऑफ एमिनो एसिड्स, हाँ बिल्कुल, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होता है। बहुत सही। नेक्स्ट आपका जो है न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है डीएनए की इकाई है। ये किसकी यूनिट है? डीएनए की इकाई होती है। क्लियर? फिर जो एमिनो एसिड्स है, क्लियर, तो एमिनो एसिड के बारे में ध्यान रखना भैया। एमिनो एसिड किसकी यूनिट होती है? तो एमिनो एसिड होती है प्रोटीन की इकाई। क्लियर? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटीन कौन कौन सी चीजों में, किस किस को हम प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारे बाल हैं, क्लियर, ये बाल, नाखून, सींग, खुर, ये केराटिन प्रोटीन होते हैं। क्लियर? मैं पहले भी आपको बताया हूं। क्लियर? केराटिन प्रोटीन जो होती है वो रेशेदार प्रोटीन होती है। क्लियर? समझ में आया ना? फिर हमारी ये जो त्वचा है, स्किन है, क्लियर, ये कोलेजन प्रोटीन होती है। तो इस टाइप से कोई सी भी अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन। दूसरा, अब प्रोटीन में आपके सभी क्या आ जाएंगे? एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं सब के सब क्या है? सब प्रोटीन होते हैं। और कैसी प्रोटीन होते हैं? रेशेदार या गोलाकार? तो ये गोलाकार प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब के सब गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्लस इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं, क्लियर, हार्मोन्स बॉडी के अंदर जो जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, जैसे इंटरफेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, क्लियर, थायरॉक्सिन है, क्लियर, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन है जो गाय के अंदर होता है दूध उतारने के लिए, और जब नवजात बछड़ा पैदा होता है उन दोनों कार्यों में ये सहयोग करता है। क्लियर? फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है। क्लियर? जितने भी प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? सब प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन, एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, सबके सब क्या हैं? ये प्रोटीन होते हैं। और इन सभी की इकाई जो होती है वो एमिनो एसिड्स होती है। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना भैया। हाँ, जितने भी जहर होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, क्लियर, वो भी क्या है? वो भी प्रोटीन्स होती है। जैसे सांप का जहर है, क्लियर, फिर मधुमक्खी के अंदर जो होता है, क्लियर, वो भी क्या है? वो भी प्रोटीन होती है। तो ये सब जितने भी आपने देखा है कि जितने हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सभी के सभी क्या हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? वो होती है एमिनो एसिड्स। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, इनसे काफी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? जैसे पहले यहाँ बात हुई है, ग्लूकोज की बात हुई है। ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट मैंने पिछले इसमें आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3 टाइप के। क्लियर?
कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? शर्करा। क्लियर? तो इसमें पहला जो होता है वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? क्लियर? तो मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं कि जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम 6 होती है, 6 से ज्यादा कार्बन परमाणु नहीं होंगे। क्लियर? और ये जो होता है ये शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, मतलब इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनना संभव नहीं है। क्लियर? तो यहाँ अगर इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोज है। क्लियर? ग्लूकोज को मैंने आपको एक बार बताया था, किस नाम से जानते हैं? तो डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के नाम से आप ग्लूकोज को जानते हो। क्लियर? हाँ, वासुरी जी ने बिल्कुल बता दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर? फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखो तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में मैंने आपको बताया था भैया सबसे मीठी शक्कर होती है। क्लियर? और इसको क्या कहा जाता है? लेवुलोज। क्लियर? सबसे मीठी शर्करा होती है, शक्कर से लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा मीठी होती है, मतलब 1.5 से 2 गुना ज्यादा। आप शक्कर खाते हो ना, शक्कर जितनी मीठी है उससे लगभग डबल मीठी होती है। कौन? फ्रक्टोज। है ना समझ में? सबसे मीठी शर्करा इसको माना जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर देखो तो लेवुलोज भी होता है। फिर आपका पेंटोज। क्लियर? ये जितनी भी शर्करा है सब की सब क्या है? अच्छा, लेवुलोज तो उधर हो गया है, फ्रक्टोज को मैंने फ्रक्टोज को लिख दिया है, फ्रक्टोज। क्लियर? इसके अलावा आप अगर देखो तो कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज। क्लियर? पेंटोज शर्करा आपको डीएनए और आरएनए में मिलती है। आप बोलते हो ना डीऑक्सीराइबो शुगर या ऑक्सीराइबो शुगर, तो वो कौन सी शुगर होती है? वो होती है पेंटोज शर्करा। क्लियर? तो ये आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा जो होता है, ये मोनोसैकेराइड हो गया, सबको क्लियर हो गया। हम आते हैं अब डाइसैकेराइड में। क्लियर? तो दूसरा आपका जो होता है उसको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर? अब ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर आपको मोनोसैकेराइड के 2, 3 या 4 अणु आपको मिले, या तो 2 मिलेंगे, मतलब आप ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करो तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिलेंगे, या फिर मोनोसैकेराइड के 3 अणु मिलेंगे, या फिर मोनोसैकेराइड के 4 अणु मिलेंगे, तब हम इसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को भी फिर हम अगर डिवाइड करें तो 3 भागों में आप कर सकते हो। कैसे? तो एक तो होता है इसमें डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर आप देखो तो सुक्रोज समझते हो? सुक्रोज मीन्स चीनी। क्लियर? जो शक्कर होती है उसी को कहा जाता है सुक्रोज। क्लियर? चीनी, गन्ने की शक्कर। क्लियर? तो गन्ने की शक्कर जो होती है चीनी, ये किससे बनी होती है? तो मैं अभी इधर बताने के बजाय पहले इधर बता देता हूं। ये है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ध्यान रखना भैया। क्लियर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है आपकी गन्ने की शक्कर, और ये सुक्रोज होती है डाइसैकेराइड। क्लियर? इतना ध्यान रखना। फिर ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, अच्छा, ये जो सुक्रोज होती है इसको टेबल शुगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। कहीं कहीं पर आप देखोगे तो प्रतिलोमित शर्करा भी इसी को कहा जाता है, चीनी या सुक्रोज को। आया ना समझ में? चीनी या सुक्रोज को ही प्रतिलोमित शर्करा कहा जाता है। क्लियर? ये चीज भी ध्यान रखना। फिर अब वो तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये प्रतिलोमन जो होता है वो सुक्रोज जो होता है वो प्रतिलोमन शुगर जैसा व्यवहार करते, इसलिए इसको प्रतिलोमित शर्करा भी कहा जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो है माल्टोज। ये भी क्या होता है? माल्टोज, ये भी डाइसैकेराइड होता है। क्लियर? माल्टोज जनरली आपको जौ से, जब आप शराब बनाते हो तो आपने देखा है अंकुरित जौ जब करते हो तो उसमें जो डायस्टेज एंजाइम होता है, वो डायस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, डाइसैकेराइड में तोड़ता है। तो माल्टोज शर्करा ये किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर? ये ग्लूकोज के दोनों अणुओं से ही क्या होती है? बनी होती है, इसलिए इसको आप माल्टोज को क्या बोलोगे? डाइसैकेराइड बोलोगे। एक और जो मोस्ट आईएमपी है जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं,
कौन सी शक्कर? मिल्क शुगर मीन्स दुग्ध शर्करा। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो दुग्ध शर्करा होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज, क्या बोलते हैं? लैक्टोज। और ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। किससे बनी होती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो इस प्रकार ये आपकी दुग्ध शर्करा है, ये माल्टोज शुगर है, ये सुक्रोज या चीनी शर्करा है जिसको हम गन्ने की शक्कर भी कहते हैं या फिर प्रतिलोमित शर्करा या टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड्स होती है वो किससे बनी होती है? ये मेन चीज होता है, ये पूछा जाता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल क्या करना? कंफर्म करना। क्लियर? ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपका जो आता है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया भैया। ये जो डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। तो मैंने आपको हल्का हल्का जो है बताने की कोशिश यहाँ पर की है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। और इसका तो बिल्कुल फैक्ट याद रखना कि ये जो लैक्टोज होता है, जो मिल्क शुगर होती है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो ये आपका हो गया। फिर ये ओलिगोसैकेराइड में मैंने आपको बताया डाइसैकेराइड। क्लियर? अब हम ओलिगोसैकेराइड में ही दूसरा आपका जो आता है वो कौन सा है? मतलब यहाँ जो डाइसैकेराइड आपने पढ़ा था उसका अगर आप जल अपघटन करोगे तो आपको मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां मिलेगी, वो कोई सी भी हो सकती है। क्लियर? फिर ओलिगोसैकेराइड में जो दूसरा आता है वो है ट्राइसैकेराइड। जो ट्राइसैकेराइड्स होती है इसका एक एग्जांपल बेस्ट है जो ध्यान रखना अधिकतर पूछा आता है, वो है रेफिनोज। क्लियर? क्या है? रेफिनोज। क्लियर? तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई शर्करा होती है। फिर ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपका आता है टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड्स। क्लियर? तो टेट्रासैकेराइड्स में ध्यान रखना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेकियोज। क्या है? स्टेकियोज। क्लियर? तो ये मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी दी है। क्लियर? तो ये तो आपके क्या हो गए? पहले मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स बताया था, फिर आपको ओलिगोसैकेराइड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, इसमें से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, क्या होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन करने पर हमको मोनोसैकेराइड्स की असंख्य यूनिट्स मिले। क्लियर? बहुत सारी यूनिट्स मिलती है किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। क्लियर? तो पॉलीसैकेराइड जो होता है, थर्ड वाला क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? और सभी पॉलीसैकेराइड्स का एक ही फार्मूला होता है, वो है C6H10O5 होल ट्वाइस N। ये जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं सबका एक ही क्या होता है? यहाँ पर फार्मूला होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स के कॉमन है। क्लियर? इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल अगर देखो तो एक तो है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में सब जानते हो भैया, इसको तंतु या रेशा भी कहा जाता है। आया ना समझ में? और आपको मैंने जब पिछले लेक्चर्स में बताया था कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है पादप की, वो किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। केवल अगर आप कवक को छोड़ दो, मीन्स फंगस या फफूंद को, कवक या फंगस की जो कोशिका भित्ति होती वो काय की बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। बाकी जितने भी पादप होते हैं मैक्सिमम पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो कौन सा है? वो है सेलुलोज। क्लियर? ये पॉलीसैकेराइड होता है। सेकंड अगर देखो तो इनुलिन, इनुलिन का भी ध्यान रखना भैया। इनुलिन और इंसुलिन, कई लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर इनुलिन क्या है और इंसुलिन क्या है। क्लियर? तो
इनुलिन जो होता है ये है एक पॉलीसेकेराइड जो कि डहेलिया की जड़ से मिलता है। किससे मिलता है? डहेलिया जो होता है उसकी जड़ से आपको इनुलिन मिलता है। और ये जो होता है ये फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर? इसी से क्या बनाया जाता है? इसी के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनाया जाता है। तो इनुलिन और एक इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन के बारे में ध्यान रखना कि इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर या जीवों के अंदर, जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है, उस पेनक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और वो हार्मोन क्या करता है? तो वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, क्लियर, हमारी बॉडी के अंदर जो आप बोलते हो ना कि किसी को डायबिटीज हो गया, मतलब शुगर हो गया, मतलब उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ना, नियंत्रित करना, क्लियर, वो कार्य कौन करता है? तो वो इंसुलिन हार्मोन करता है। इसीलिए किसी को अगर डायबिटीज का अगर समस्या होता है तो उसको क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंसुलिन अलग है और ये आपका अगर देखो तो ये क्या है? ये इनुलिन है। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर? इसके अलावा अगर देखो तो स्टार्च, स्टार्च को कहीं पर मंड भी लिखा होगा, आया ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना भैया। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है। मतलब ग्लूकोज के असंख्य अणु जो होते हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये होती पॉलीसेकेराइड। तो मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफली जो बताया वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की है। तो इनके एग्जाम्पल्स मोस्ट टाइम पे अधिकतर पूछे जाते हैं। दूसरा अगर देखो तो कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य होता है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। क्लियर? अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, वसा खाओ और प्रोटीन खाओ तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, सबसे पहले किसका पाचन करके ऊर्जा बनाएगी? तो सबसे बेस्ट जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आया ना समझ में? लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलती है लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मीन्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मीन्स या तो ग्लूकोज खाओ, फ्रक्टोज खाओ, तो लगभग हमारे शरीर में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दूसरा अगर हम देखें तो अगर प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्लियर? लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। और हाईएस्ट एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी मिलती है तो वो मिलती है फैट या वसा से, लगभग 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्न में से किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती वो होती फैट से। क्लियर? लगभग कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अगर देखो तो आप कितना, लगभग 2.25 टाइम मोर, मीन्स 2.25 गुना ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन करती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से लगभग 2.25 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये स्टार्च को अगर आप गर्म करते हो तो डेक्स्ट्रीन बनता है। आया ना समझ में? स्टार्च को अगर गर्म करते हो तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? डेक्स्ट्रीन बनता है। और डेक्स्ट्रीन के बाद अपघटित होकर ये काय में बदल जाता है? तो वो बदल जाता है किसमें? फिर ग्लूकोज में बदल जाता है। ये बहुत बढ़िया आपने बताया। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये क्या था हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अब सेकंड आपका जो आंसर आता है वो आंसर कौन सा है? तो सेकंड आपका जो आंसर है भैया वो है फैटी एसिड। क्लियर? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट में जब डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है। और इसका सिंबल होता है O। दोनों साइड क्या है? सिंगल बॉन्ड। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा जो आता है आपका जो आंसर है वो है फैटी एसिड या वसी अम्ल। तो फैटी एसिड जो होती है ये क्या है? ये वसा का क्या है? वसा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? वसा की, फैट की। क्लियर? जिसको हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो फैट होती है उसकी यूनिट होती है वसीय अम्ल।
और मैंने वसा के बारे में अभी बताया कि सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन करती है, वो वसा ही प्रोड्यूस करती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी खुद उत्पन्न होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से लगभग अगर देखो तो 2.25 गुना अधिक। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। और वसीय अम्ल जो होता है, क्लियर, तो वसीय अम्ल के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए भैया कौन सा ग्रुप होता है, तो एस्टर ग्रुप होता है। क्लियर, वसा की अगर आप परिभाषा बोलो तो वो आप सभी को पता है भैया। क्लियर, वसा क्या होती है, उच्च वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर्स या ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर, ये क्या होते हैं, ट्राई एस्टर। या क्या बोल सकते हो आप इसको, ट्राई ग्लिसराइड्स। क्लियर, इसी को कहा जाता है तेल या वसा, या आप क्या बोल सकते हो, तो इसको हम बोल सकते हैं लिपिड्स। क्लियर, तो ये ट्राई एस्टर या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो दूध है, दुग्ध वसा। क्लियर, दूध के अंदर जो वसा होती है वो क्या होती है, वो ट्राइग्लिसराइड वसा। दूध के अंदर कौन सी वसा या फैट होती है, तो वो होती है ट्राइग्लिसराइड फैट या वसा होती है। कितनी, लगभग 95%। एक बार आपको ये क्वेश्चन भी पूछा है कि दूध में कौन सी वसा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो है ट्राइग्लिसराइड फैट। आया ना समझ में। एक स्वतंत्र वसा भी होती है, वो बहुत कम होती है। मुख्य रूप से दुग्ध वसा जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स होती है। और दूध के अंदर जो वसा होती है वो किस रूप में होती है, आप सभी को मालूम है, पायस, या आप क्या बोल सकते हो इसको, इमल्सन। पायस या इमल्सन के रूप में दूध के अंदर क्या होती है, वसा होती है। ये एक कोलाइडी सिस्टम का नाम है। जब किसी द्रव में, अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव में, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव अगर रहेगी, तो ऐसे कोलाइडी तंत्र को आप पायस या इमल्सन कहते हो। ये आप उधर केमिस्ट्री में देखोगे। क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट होता है फैट। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट आपका जो आता है, अच्छा इसमें भी ध्यान रखना भैया, जो वसीय अम्ल होते हैं तो असंख्य वसीय अम्ल जुड़कर क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं। क्लियर, तो वसा की इकाई क्या है, वसीय अम्ल। तो यहाँ ध्यान रखना, असंख्य जो फैटी एसिड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्लियर, जैसे आपने यहाँ ग्लूकोज में पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का सिंबल ये था, ऐसे यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, जिसको हम COO के नाम से बताते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। फिर तीसरा आपका जो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो आप शुरू से ही मैंने आपको कई बार बताया कि न्यूक्लियोटाइड किसकी यूनिट होती है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो DNA की इकाई होती है। क्लियर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो DNA होता है वो 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। एक आपका जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जो पेंटोस शर्करा है, दूसरा अणु होता है फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा अणु जो होता है वो है क्षारीय प्रोटीन, क्षारीय नाइट्रोजन बेस होते हैं, मीन्स नाइट्रोजन बेस होते हैं जो क्षारीय या बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भैया 2 पार्ट में उनको डिवाइड किया है। प्यूरिन जो सिंगल रिंग वाले होते हैं, प्यूरिन जिसमें एडिनिन ग्वानिन आता है, और डबल रिंग वाले जो होते हैं वो पिरिमिडिन जिसमें कि थाइमिन और साइटोसिन आता है। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो इन्हीं से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के असंख्य अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, धागे बनाते हैं। जो डबल स्ट्रैंड धागा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, DNA कहते हैं। क्लियर, तो DNA की इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। CPAT में अधिकतर क्वेश्चन पूछा है। क्लियर, फिर एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है। क्लियर, तो एमिनो एसिड जो होते हैं, असंख्य एमिनो एसिड क्या होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है वो अधिकतर आपको क्वेश्चन पूछा आता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को बिल्कुल क्लियर कर लो क्या होता है। तो जैसे एक एमिनो एसिड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये मान लो एक एमिनो एसिड है क्या, वही है, एमिनो एसिड ही है।
क्लियर, आप सभी को पता है भैया एमिनो एसिड में क्षारीय ग्रुप भी होता है, क्लियर, जो बेसिक ग्रुप होता है NH2 और एसिड ग्रुप भी होता है इसमें COOH, क्लियर। ये दोनों ग्रुप आपको एमिनो एसिड के अंदर मिलते हैं। मतलब प्रोटीन के अंदर अम्ल समूह भी होता है, क्षार समूह भी होता है। ये आपका अम्ल समूह, ये क्षार समूह, क्लियर। तो ये एक एमिनो एसिड है। अगर इसी एमिनो एसिड के पास में एक दूसरा एमिनो एसिड में क्या करूं, जोड़ूं, तो वही सेम थोड़ा सा छोटा लिख पाऊंगा, उधर जगह नहीं है। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, ये H और OH ये क्या होंगे, ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, तो ये आपस में जुड़कर बना लेंगे भैया H2O, क्लियर। और जो पेप्टाइड बंध बनेगा वो पेप्टाइड बंध CO और NH के बीच में बनेगा। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। ये चीज ध्यान रखना, पेप्टाइड बंध को क्या बोलते हैं, CONH। तो ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपको कंपटीशन में काफी बार पूछा है कि प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, या फिर हार्मोन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, एंजाइम्स में कौन सा बॉन्ड होता है। क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों के दोनों क्या है, प्रोटीन है, क्लियर। तो प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। असंख्य एमिनो एसिड बस इसी चक्र में जुड़ते जाते हैं। ये तो दो बताया मैंने, ऐसे हजारों एमिनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और जगह जगह क्या बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। और वो पेप्टाइड बंध का सिंबल है CONH, क्लियर। और इस पेप्टाइड बंध के द्वारा बनने से असंख्य एमिनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और इसी प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है, क्लियर। तो यहाँ हमने चारों क्वेश्चंस के जो आंसर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली क्या किया, स्टडी किया, क्लियर। तो ये ध्यान रखना भैया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया सभी को, अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। बताओ। हाँ, प्रकाश श्वसन, ऑर्गेनेल्स आर रिलेटेड टू फोटो रेस्पायरेशन, मीन्स प्रकाश श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। इनमें कौन से कोशिकांग हैं जो प्रकाश श्वसन से संबंधित है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका कहते हैं। थर्ड पराक्सीसोम, क्लियर, हिंदी इंग्लिश में पराक्सीसोम ही कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। बताओ भैया। राम पाटीदार जी ने आंसर दे दिया फट से, क्लियर। तो इनका आंसर है ए। निहाल वर्मा जी ने डी दे दिया। हाँ, आप में से अगर कोई नया अगर YouTube चैनल पे अगर जुड़ा है तो प्लीज़ आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और जो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं। विक्की गुप्ता जी ने डी, जितेंद्र वासुरे जी डी, शिवानील जी ए। और कोई देना चाहता है आंसर, फटाफट दो भैया आंसर। आशीष अहिरवार जी बी। बताओ आंसर, बताओ फटाफट। चलो, तो अब हम यहाँ आंसर देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है, ऑर्गेनेल्स आर रिलेटेड टू फोटो रेस्पायरेशन, मतलब ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पायरेशन, इसको ध्यान रखना। ये टर्म आया ना समझ में। हमको क्वेश्चन में जहां फोकस करना है उसको मेनली आप क्या करो, उसको ध्यान रखो। ये फोटो रेस्पायरेशन, क्लियर। और यहाँ हिंदी में क्या है, प्रकाश श्वसन, क्लियर, से संबंधित कोशिकांग है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो एक चीज को अगर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं तो आप लोगों में से कई लोगों के आंसर आप बदल दोगे। कैसे? आपको यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश श्वसन की बात हो रही है। क्लियर आए ना समझ में? अब आप आंसर अगर आप बदलना चाहते हो तो बदल दो भैया। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, सौरभ तिवारी जी ने सी वाला आंसर दिया है। हाँ, और कोई आंसर देना चाहता है? फटाफट आप चैट सेक्शन में टाइप करके आंसर लिख के दो भैया।
राम पाटीदार जी सी। चलो अब हम आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का? सही आंसर है डी। क्लियर? अब आप बोलोगे क्यों सर? क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं क्वेश्चन में देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर, इसका संबंध है प्रकाश संश्लेषण से। किससे है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन आप यहां पर देखो तो कोशिका के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है फोटो रेस्पिरेशन। आया ना समझ में? तो आपका पहला वाला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा आपको जो बोला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन कार्य होता है वो है श्वसन, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य तो है श्वसन, है ना? केवल श्वसन, प्रकाश श्वसन नहीं, केवल श्वसन, ये ध्यान रखते हैं ना। फिर परऑक्सीसोम। क्लियर? तो परऑक्सीसोम अकेला किसी क्रिया में भाग नहीं लेता। क्लियर? ये दूसरे कोशिकांगों के साथ मिलकर क्या करता है? प्रकाश श्वसन की क्रिया, ये जो प्रकाश श्वसन की क्रिया है इसमें कार्य करता है, लेकिन अकेला नहीं करता। आया ना समझ में? तो ये तो आपका आंसर है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपको डी में दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपको कुछ याद आया हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पटलिकाएं होती है, उन पटलिकाओं में सिक्के के ढेर के समान रचनाएं होती है जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। क्लियर? और ग्रेना जो होता है, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है। फिर प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। आया ना समझ में? इसमें अंधकार क्रिया होती, मीन्स C3 C4 और केम चक्र स्ट्रोमा में चलते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको फटाफट समझ में आएगा। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ये आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो 6, 7, 8 पार्ट जो हो चुके हैं उनको क्या करो, आप टाइम निकालो, और जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है उसको एक बार आप क्या करो, देख लो। क्लियर? तो आगे वाले जितने भी लेक्चर्स मैं बनाते जा रहा हूँ उनसे रिलेटेड ही आ रहा है ना समझ में? कहीं ना कहीं पीछे मैं उसको समझा चुका हूँ, उसको समझाने के बाद ही हम लोग आगे आए, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही चीज़ें आती है। तो ये तो आपका प्रकाश संश्लेषण है। और क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, किचन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के अंदर होता है क्लोरोफिल। आया ना समझ में? क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है। ये जो थाइलेक्वाइड्स होती है, थाइलेक्वाइड जो ग्रेना होती है, सिक्के के ढेर के समान जो रचना होती है इसको ग्रेना कहते हैं। और इसमें से प्रत्येक रचना को, जो सिक्के नुमा रचना है, इसको कहते हैं थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड्स की आंतरिक झिल्ली पर ही जो क्वांटोसोम के अणु चिपके होते हैं, और एक क्वांटोसोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल अणु मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया करते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। आया ना समझ में? पावर हाउस। क्लियर? पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का। तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका को कहते हैं। क्लियर? फिर है परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस जो का निर्माण होता है वो किस में होता है? वो परऑक्सीसोम में होता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है परऑक्सीसोम। आया ना समझ में? ध्यान रखना। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी उत्तर है ये सही है। कैसे? ये तो अलग अलग क्रिया मैंने आपको बताई। अब पिछले लेक्चर्स की अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि मैंने आपको बोला था कि जो प्रकाश श्वसन होता है, प्रकाश श्वसन, क्लियर, ये CPM में कंप्लीट होता है।
क्लियर, ये बताया था आपको मैंने, हाँ वर्मा जी को याद आ गया, CPM। क्लियर, C मीन्स क्लोरोप्लास्ट, P मीन्स पैराक्सीसोम और M मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, ये तीनों कोशिकांग में कंप्लीट होता है प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। अब यहाँ फोटो वर्ड आ रहा है मीन्स प्रकाश आ रहा है और श्वसन आ रहा है। तो केवल श्वसन की अगर बात करो तो पेड़ पौधे रात में श्वसन करते हैं। कब श्वसन करते हैं? रात में। और रात में पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करेंगे, हमारे जैसे ही करेंगे। और रात में ये क्या करेंगे? वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जैसे हम करते हैं। हम तो 24 घंटे करते हैं श्वसन, आया ना समझ में? दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये जनरली रात को क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। दिन में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो रात में जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और जिससे कि पेड़ पौधे के जो आसपास का जो क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। और इसीलिए हमारे घर वाले बोलते हैं कि रात्रि के समय जो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। ये कारण है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है कि क्या कारण है कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के जो वृक्ष है इनके नीचे आप नहीं सो तो अच्छा है। क्लियर, क्यों? क्योंकि रात में आप भी श्वसन करोगे, आप तो करोगे ही, तो आप भी ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे। क्लियर, और वृक्ष जो है वो भी क्या करेगा? वो भी ऑक्सीजन लेगा श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वृक्ष भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो कुल मिला के पेड़ के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे आपको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आएगी और आप बिल्कुल डर जाओगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा गला दबा रहा है, कोई भूत ऊत तो नहीं है ये पेड़ पे। क्लियर, तो आप एकदम डर के वहां से भगोगे। क्लियर, और आप क्या बोलोगे कि ये वृक्ष के ऊपर तो भैया भूत प्रेत का साया है। क्यों? क्योंकि रात को मैं सोया था तो मेरे को घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गला दबाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि हमको थोड़ी सी घुटन महसूस होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रकाश श्वसन की बात हो रही है, मतलब दिन में श्वसन। वैसे तो मैंने अभी बोला कि भैया रात में पौधे श्वसन करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि दोपहर के समय, जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि दोपहर के समय क्या होता है, वायुमंडल में अगर O2 की सांद्रता बढ़ जाए, O2 क्या हो जाए? वायुमंडल में बढ़ जाए, और क्या हो? O2 का सांद्रता बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी अगर बढ़ जाए तो पौधा क्या करेगा? दिन में प्रकाश संश्लेषण की जगह क्या शुरू कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जगह क्या लेने लग जाएगा? वो ऑक्सीजन गैस लेने लग जाएगा। और अगर ऑक्सीजन लेने लग गया तो आप देखोगे कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ने क्या शुरू कर दी? श्वसन की क्रिया शुरू कर दी। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो 3 कोशिकांग जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? तो एक तो मैंने आपको बताया है क्लोरोप्लास्ट C, फिर पैराक्सीसोम P, और तीसरा आपको बताया है माइटोकॉन्ड्रिया M। क्लियर, तो CPM में मिलाकर होता है प्रकाश श्वसन। आया ना समझ में? यहाँ क्या होता है कि दोपहर के समय पौधा क्या करता है? CO2 की जगह क्या लेने लग गया? O2। क्लियर, और O2 लेकर आपका जो RUBP है, कौन? RUBP, ये मैं C3 प्लांट में होता है भैया। जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है वो कौन से पौधे में होती है? तो C3 पौधे, C3 पौधे में प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, और ये क्रिया एक हानिकारक क्रिया है। C4 और केम पौधों के अंदर प्रकाश श्वसन जैसी हानिकारक क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश श्वसन में क्या होता है? प्रकाश श्वसन में ऊर्जा की हानि होती, कार्बोहाइड्रेट का नुकसान होता है। तो ये रूप क्या करता है? ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा और क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा फास्फोग्लाइकोलेट। क्या बना लेगा? फास्फोग्लाइकोलेट बना लेगा। क्या बना लिया इसने? फास्फोग्लाइकोलेट बना लेगा। फास्फोग्लाइकोलेट आगे जाएगा और क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिक अम्ल। क्लियर, ग्लाइकोलिक, फिर आगे जाके ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल
ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल बन जाएगा किसमें, पराक्सीसोम में, और यहाँ से अलग क्या हो जाएगी, तो H2O2 जो गैस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, ग्लाइकोलिक अम्ल से अलग हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद ये जो आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइसिन, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये ग्लाइसिन में बदल जाएगा, और ग्लाइसिन में बदलने के बाद यहाँ से CO2, क्लियर, NH3 मीन्स अमोनिया और सीरीन, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सीरीन। और इस प्रकार आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। आया ना समझ में, इसीलिए प्रकाश श्वसन को हानिकारक क्रिया कहते हैं, और ये तीनों कोशिकांगों में पूरी होती है। और ये जो हानिकारक क्रिया है प्रकाश श्वसन, ये केवल C3 पौधों के अंदर ही होती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल अब भूलना नहीं, प्रकाश संश्लेषण बोले तो क्लोरोप्लास्ट में, श्वसन बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर। और पराक्सीसोम तो ये तो आता ही है भैया, इसका तो काम ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्रोड्यूस करना, तो ये तो प्रकाश श्वसन से रिलेटेड ही है। तो कुल मिला के ये तीनों अगर बोले तो ये किससे संबंधित है, प्रकाश श्वसन से, जो एक हानिकारक क्रिया है और किसमें होती है, तो ये C3 पौधों में मुख्य रूप से होती है। तो आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पर लाता हूं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। साक्ष्य जी भी आ गए, क्लियर। पौधों से O2 कब मिलती है, तो भैया पौधों से जो O2 मिलती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब वो करते हैं दिन में, तब ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्लियर। दिन में पौधे क्या करते हैं, दिन में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण को क्या कहा जाता है, एक वायु शुद्धिकरण की क्रिया भी कहा जाता है। इसमें भोजन बनता है, साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या करता है, दिन में पौधा प्रकाश संश्लेषण में अशुद्ध गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपना भोजन बनाता है, बदले में क्या करता है, हमको ऑक्सीजन गैस देता है। तो दिन में ऑक्सीजन निकलती है, क्लियर। हाँ चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूं। चलो इसका बताओ, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। रॉयल जेली हनी एंड बी वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्लियर। रॉयल जेली शहद और मधुमक्खी मोम निम्न द्वारा उत्पादित होता है, क्लियर। आप आंसर बताओ भैया इसका। जेली, शहद और मधुमक्खी मोम निम्न द्वारा उत्पादित होता है, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्लियर। अगर कभी आपने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा हो तो आप क्या करोगे, फटाफट यहाँ पर आंसर दे दोगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है ए। कौन सा आंसर है, तो आंसर आपका जो है वो है ए, क्लियर। ए वाला आंसर जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं, क्लियर। देखो मधुमक्खी जो है वो एक सामाजिक कीट है, क्लियर। मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है, मतलब मधुमक्खी जो होता है वो समाज में रहना पसंद करता है, क्लियर। इसके समाज के अंदर लगभग इनके जो नंबर्स होते हैं, एक छत्ते के अंदर या एक कॉलोनी के अंदर इनके नंबर्स आप देखो तो लगभग 30,000 से लगा के 50,000 तक मधुमक्खियां एक कॉलोनी के अंदर, एक छत्ते के अंदर होती है, क्लियर। इसमें अगर आप देखो तो देखो पहले मैं इनके कार्य बताता हूं, क्लियर। कार्य मतलब वर्कर, क्लियर। वर्कर यहाँ पर मजदूर लिखा है, आप इसको मजदूर की बजाय श्रमिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, श्रमिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो वर्कर, मजदूर या श्रमिक, क्लियर। राम पाटीदार जी ए वाला आंसर आएगा, क्लियर। तो यहां पर अगर देखो तो ये वर्कर, मजदूर, श्रमिक, क्लियर, एक ही है। और मेन यही है जो क्या करते हैं, रॉयल जेली भी बनाते हैं, ये श्रमिक ही आपका रॉयल जेली भी बनाएगा, शहद भी यही इकट्ठा करेगा, और इसी के ऊपर शहद मोम ग्रंथियां होती है
और ये क्या करेगा, मोम का स्त्रावण भी यही करेगा। कौन, वर्कर। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, हाँ हाँ, ये वासुरी जी ने बिल्कुल दे दिया है कि भैया जब नई रानी चुननी होती है तो रॉयल जेली खिलाकर रानी बना देते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, वर्कर का काम ही होता है। क्लियर, ये सब करना। बाकी रानी का काम तो एक ही है भैया। क्या काम है, रानी का मुख्य कार्य होता है नर के साथ जीवन में एक बार। क्लियर, ये ध्यान रखना, रानी मधुमक्खी जीवन, अपने पूरे जीवन में केवल एक बार क्या करती है, छत्ते से बाहर निकलती, वो भी किस लिए, नेप्चुअल फ्लाइट के लिए, मीन्स मैथुन उड़ान के लिए केवल बाहर निकलती है। और ये उड़ती है और इसके पीछे जितने भी छत्ते में ड्रोन्स होते हैं, मीन्स नर होते हैं, वो सब के सब इसके पीछे उड़ते हैं। इन सभी ड्रोन्स में से कोई एक ड्रोन या नर जो होता है वो रानी मधुमक्खी से क्या करता है, मैथुन क्रिया करता है, और मैथुन क्रिया करने के बाद वो नर मर जाता है। नर को हम बोलते हैं ड्रोन। क्लियर, बाकी जितने भी ड्रोन हैं जो गए थे उसके पीछे, वो सब के सब वापस छत्ते में आ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रानी प्रजनन मैथुन क्रिया के बाद वापिस आती है छत्ते में, और छत्ते में आने के बाद उसका अब जीवन में एक ही काम है। क्लियर, रानी का एक अलग कक्ष होता है, एक अलग चेंबर होता है। रानी जीवन भर क्या करेगी, वहां पर रहकर केवल अंडे देने का काम ही करेगी, इसके अलावा दूसरा कोई काम रानी नहीं करती। तो रानी को तो हटा दो भैया, ये पूरे छत्ते में एक ही होती है। क्लियर, और ये इन सब की क्या है, माता है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के सभी सदस्य, सभी नहीं, कॉलोनी में 3 सदस्य हैं। एक तो रानी है, तो रानी का काम तो केवल एक ही है, जीवन में एक बार मैथुन उड़ान भरना और छत्ते में आने के बाद फिर जीवन भर केवल अंडे देना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरा जो है ड्रोन, या जिसको नर मधुमक्खी कहा जाता है, तो नर मधुमक्खी का भी जीवन में केवल एक ही काम है, बस बैठे बैठे खाओ, और जब रानी मैथुन उड़ान के लिए छत्ते से बाहर उड़े तब उसके पीछे जाके रानी से मैथुन क्रिया करना, इसके अलावा ड्रोन का कोई काम नहीं है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर रॉयल जेली बनाना, शहद इकट्ठा करना और मोम इकट्ठा करना, स्त्रावित करना, ये केवल किसके काम होते हैं, तो ये केवल किसके काम होते हैं, वर्कर या मजदूर या श्रमिक के ही काम होते हैं। इसके अलावा श्रमिक का और क्या काम होता है, तो श्रमिक का शत्रुओं से रक्षा करना, ये भी काम है। आया ना समझ में। अगर मान लो कोई शत्रु, जैसे मान लो आप ही अगर छत्ते को तोड़ने जाओगे तो सबके सब रानी और राजा नहीं दौड़ेंगे, कौन दौड़ेंगे, श्रमिक। श्रमिक आपके पीछे दौड़ेंगे। क्लियर, और आपको डंक मारेंगे। इनका आखिरी जो उदर का 10वां खंड होता है उसमें जो ओविपोजिटर होता है, क्लियर, मीन्स अंडरोपक, वो किसमें, डंक में बदल जाता है, और इनके डंक के अंदर फ्यूमेरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है। और यही कारण है कि जैसे ही वो डंक आपके शरीर में जाता है वो फ्यूमेरिक एसिड जलन करता है और दर्द करता है, और वहाँ पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो डंक में फ्यूमेरिक एसिड पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये होते हैं कॉलोनी के जो अलग अलग सदस्य हैं उनके। आप जो है ना, मेरा जब लेक्चर चलता है तो आप बिल्कुल जो है ना पेन और कॉपी लेके बैठो। क्लियर, खाली अगर ऐसे सुनोगे तो अगले 2-4 दिन के बाद जब कोई सा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप क्या करोगे, वो भूल जाओगे। क्लियर, अगर उस टाइम नहीं आप कर सकते तो जब वीडियो खत्म होता है उसके बाद में क्या करो, आप इसको वापस से रिवाइज करके देखो और शांति से पॉज कर करके क्या करो, आप क्वेश्चंस को लिखते जाओ, कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक, मिलते हैं कल इसी समय कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। क्लियर, तो आप अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और जीवन का आनंद लेते रहो, बिल्कुल मुस्कुराते रहो, पढ़ाई को बिल्कुल आप टाइम टू टाइम समय देते रहो, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम आती है तो ये चीज़ें जो हम यहाँ समझ रहे हैं ये आपको बिल्कुल नई नहीं लगे। नहीं तो उस समय क्या होता है कि जब कंपटीशन सामने होता है और आप बहुत सारा मटेरियल लेके क्या करते हो, स्टडी करते हो, और वहाँ फिर ये चीज़ें आती, फिर इनको भी टाइम दो, दूसरी चीज़ों को भी टाइम दो। तो इससे बेटर ये है कि जो चीज़ें हम अभी समझ रहे हैं इनको बिल्कुल समझते जाओ। क्लियर, कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा देगी, कहीं ना कहीं ये आपको लाभ पहुँचाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद,
अलविदा।